नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। सीधे आपको लिए चलते हैं नैनीताल, जहां पर सीएम धामी की मौजूदगी है और गौ पूजन नगर निगम गौशाला में वो पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। रिपोर्ट देखिए। कोर्ट के उपाध्यक्ष श्री शंकर पुरंगा जी, राज्य ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुसरण परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेश भट्ट जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी, राज्य स्तरीय पेयजल अनुसरण परिषद के उपाध्यक्ष श्री दिनेश आर्य जी, वन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहरा जी, अध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद श्रीमती रेणु अधिकारी जी, माननीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद श्री नवीन वर्मा जी और मंच पर विराजमान पूरे देश भर के अंदर और दुनिया में प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य नमन कृष्ण महाराज जी, यहाँ के जनपद के प्रभारी, हमारे बाजपुर क्षेत्र के विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हमारे वरिष्ठ नेता भाई राजेश कुमार जी, सामने हमारे बैठी हुई हमारी दीदी ममता जी, ममता पलड़िया जी, और इधर यहाँ आते ही एक अलग प्रकार का उल्लास, उमंग, जो भक्तों का पूज्य गोपीनाथ महाराज जी, जिनके परम सानिध्य में यहाँ पर सुंदर भजनों की प्रस्तुति भी यहाँ पर हो रही है। मंच पर उपस्थित हमारे कुमाऊं क्षेत्र के कमिश्नर और मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव के नाते भी उनका दायित्व है, श्री दीपक रावत जी, आईजी विवेम जी, यहाँ की जिलाधिकारी वंदना जी, एसएसपी श्री प्रहलाद जी और हमारे सभी अधिकारीगण, सभी रंजन बरगली जी समेत अनेक हमारे दीप कोश्यारी जी जो बाद में आए और सामने बैठे हुए बहुत सारे हमारे बेलवाल जी से लेकर में अनेक, मोहन भाई से लेकर हमारे राजौर जी से लेकर अनेक लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सबका नाम लेना केवल औपचारिकता है, इसलिए जैसा माननीय भट्ट जी कहते थे शुरू से जब हम छोटे थे, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी यहाँ उपस्थित हमारे भाइयों एवं बहनों, बड़ी संख्या में हमारी दुग्ध उत्पादक भाई एवं बहन यहाँ आए हुए। मैं हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, नौजवान, युवा, सबका मैं इस भीषण तपती हुई दोपहरी में आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं आप सबका मुख्य सेवक उत्तराखंड के नाते आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आप सब लोगों ने मेरा बहुत स्वागत किया जब मैं यहाँ आ रहा था। हमारी बहनों ने तिलक लगाया और माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, नौजवान युवाओं ने साथ में नारे लगाए। मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे इस जनपद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 126 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज के इस अवसर पर हम शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, सिंचाई, सीवरेज, सौंदर्यीकरण एवं नगर विकास की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही बहुत जो शानदार काम हुआ है यहाँ पर, और जिसके पुण्य के हम सब थोड़े थोड़े अंश के भागी बनेंगे, क्योंकि गौ माताओं के लिए, निराक्षित गौवंश के संरक्षण के लिए आज हम सब ने यहाँ पर मिलकर गौशाला का लोकार्पण भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं न केवल क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही इस क्षेत्र की विकास की गति को और तेजी प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में गौ माता को सर्वदेवमयी, अर्थात जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है, ऐसा कहा गया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन हेतु बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपने टेलीविजन पर देखा हो या सोशल मीडिया के माध्यम से
या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कि वो स्वयं भी प्रधानमंत्री आवास में गौ सेवा को उन्होंने अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया हुआ है। और मैं भी प्रतिदिन प्रातःकाल सबसे पहले गौ माता की सेवा करने का प्रयास करता हूं। विपक्ष के कुछ लोग गौ सेवा करने पर हमारा मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकते, पर जिन लोगों ने जीवन भर प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया हो और अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में अनेक बाधाएं उत्पन्न की हों, राम सेतु को जिन्होंने काल्पनिक बताया हो, सनातन धर्म को गालियां दी, उनके लिए गौ माता के सम्मान की अपेक्षा भी उनसे नहीं की जा सकती है। वहीं इससे पहले हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कालू सिद्ध मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लिया। तो मंत्रोच्चार के बीच पूजा पाठ की और मंदिर में छत्र चढ़ाकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत मुख्यमंत्री लगभग 20 मिनट तक पूजन विधि में सम्मिलित हुए और नवनिर्मित भव्य मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री के मंदिर आगमन पर परंपरागत तरीके वेशभूषा में कलश लेकर महिलाएं पहुंची और उनका स्वागत किया। मंदिर परिसर में मंदिर समिति अध्यक्ष एवं पीठाधीश महंत कालूगिरी महाराज तथा महंत त्रिवेणी गिरी महाराज के सानिध्य में संतों ने रुद्राक्ष माला पहनाकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। लीला करके जाते हैं जगत को। सीएम धामी इन दिनों 2 दिवसीय नैनीताल दौरे पर हैं और वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सफाई अभियान में हिस्सा लिया और पौधारोपण किया। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। इस दौरान स्थानीय लोगों से बात कर उनका सरकार और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का फीडबैक भी लिया। साथ ही उनसे स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और विकास से जुड़े विषयों पर सुझाव भी प्राप्त किए। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक सीएम धामी ने बैठक की अध्यक्षता की। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, जवाबदेही अब तय होगी। बड़ी अपडेट आपको बता रहे, नैनीताल में आज मंडल की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की और उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी भ्रष्टाचार उत्तराखंड में बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। जो भी इस तरीके के भ्रष्टाचार में जिसकी भी संलिप्तता पाई जाती है वो खुद इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करेगा। तो आपको बता दें कि बीते दिनों लगातार उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन मोड पर नजर आ रही है। आगे बढ़ते हरिद्वार भूमि घोटाले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां घोटाले की जांच अब आईपीएस रचिता ज्वाल करने वाली हैं। आईपीएस रचिता ज्वाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हरिद्वार नगर निगम घोटाले की जांच अब रचिता ज्वाल करेंगी। घोटाले की जांच टीम को अब रचिता ज्वाल लीड करने वाली है। तो बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 54 करोड़ के घोटाले के मामले में अब ये नया मोड़ सामने आया है, जहां नई आईपीएस अधिकारी रचिता ज्वाल को अब इस पूरे मामले की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो आपको बता दें कि इससे पहले इस पूरे मामले में 2 आईएएस और 1 पीसीएस को निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था और अब इस पूरे मामले को एक नया मोड़ मिलने वाला है और नए तरीके से जांच की जाएगी और अब इसकी जांच नई आईपीएस अधिकारी रचिता ज्वाल करेंगी। आगे बढ़ते विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस में एक बड़ी अंतरकलह देखने को मिल रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। एक और जहां हरक सिंह रावत ने हरीश रावत के चुनाव लड़ने के ऐलान को लेकर तंज कसा, तो वहीं दूसरी ओर हरीश रावत ने 2016 का जिक्र करते हुए हरक सिंह रावत पर वार किया। हरीश रावत ने 2016 का जिक्र किया जब कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए थे। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत के लिए कहा कि उनको कांग्रेस को एक सीट जिताने के लिए अपने पराक्रम का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उनके कुछ गुर्गे हैं जो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हरक सिंह जी को एक बार एक सीट जिताने के लिए अपने पराक्रम का उपयोग करना चाहिए, ताकि 2016 की जो कटुता है वो पीछे धकेली जा सके। अब लोकसभा के चुनाव में वो कहीं देखा ही नहीं थी और जहाँ मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, उनके कुछ लोग जो बिल्कुल निकटस्थ अपने को बताते हैं, वो सब लोग
नकारात्मक प्रचार कर रहे थे जो मैं जगह भी और मैं नाम भी बता सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो उनके लिए भगवान उनको लंबा जीवन दे, और धैर्य राजनीति में बहुत आवश्यक है, धैर्य बहुत आवश्यक है। और कांग्रेस की राजनीति में तो धैर्य ही मंत्र है सफलता का। काशीपुर का राधे हरे स्नातकोत्तर महाविद्यालय एक बार फिर विवादों में घिर गया। यह मामला सीधे कॉलेज के विकास कार्यों में अनियमितताओं से जुड़ा है। छात्र संघ पदाधिकारियों ने महाविद्यालय के प्राचार्य सुमित श्रीवास्तव पर आरोप लगाया कि संस्थान में शिक्षा और निर्माण कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाले किए जा रहे हैं। इन आरोपों को बल उस वक्त मिला जब छात्र संघ ने आरटीआई के तहत विकास कार्यों की पूरी जानकारी मांगी और दावा किया कि लाखों की फाइलें तो मौजूद हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखता है। छात्र संघ का कहना है कि यह मामला सिर्फ वित्तीय नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य और कॉलेज की खास साख से भी जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि इस बार विरोध सिर्फ पोस्टरबाजी या नारेबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी दस्तावेजों के साथ सामने आया है। हालात तब और गर्मा गए जब छात्र संघ नेताओं ने आरोप लगाया कि सुमित श्रीवास्तव के पारिवारिक संपर्क से एक व्यक्ति ने उन पर दबाव डालने की कोशिश की और कहा कि ज्यादा सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। इस महाविद्यालय में जो भी काम हुए हैं वो पूरी तरह नियमानुसार हुए हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्यूमेंट को आरटीआई के तहत मांगेगा तो आरटीआई की जो नियमावली है उसके तहत उसको प्रदान किया जाता है। ऐसा है कि किसी भी कार्मिक और किसी भी प्राध्यापक के परिवार के लोग का महाविद्यालय परिसर में वो आ सकते हैं, और चूँकि मेरे हस्बैंड भी इसी कम्युनिटी के हैं और गवर्नमेंट में हम लोग ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं, तो एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में जाते रहते हैं, तो सभी के परिचित एक दूसरी जगह रहते हैं और बहुत सारे एकेडमिक वर्क होते हैं, उसके तहत भी हम लोग एक दूसरी जगह जाते हैं। तो ये जो आरोप है ये बिल्कुल निराधार है। इसमें हमारे प्राचार्य महोदय के एक दिन बाद ही उनके पति का हमारे पदाधिकारियों को फ़ोन आया और मिलने की बात हुई, जबकि आरटी एक गुप्त अधिकार होता है, उसमें इन्होंने प्राचार्य महोदय ने अपने पति को उसके बारे में जानकारी दी और ये गोपनीय संबंध में है, तो ये चीज़ गलत है। अभी तो ये बात जो हुई वो ये इसी चीज़ को लेकर की थी कि जल्द से जल्द इस चीज़ को ख़त्म करा जाए और धारा 6 के अंतर्गत मैम से आरटीई नहीं मांगी जाए। पहली बात तो हमने प्राचार्य महोदय के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, हमने केवल आशंका जताई है कि जो पिछले 6 महीने के अंदर हमारे महाविद्यालय में जब से प्राचार्य महोदय आई हैं, जो भी विकास कार्य हुए हैं, हमने केवल आरटीआई के तहत उसके बिल, उसके प्रस्ताव और उसके कोटेशन की मांग की है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैडम इसमें घोटाले में लिप्त है। हम नहीं जानते कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। अगर घोटाला नहीं हुआ है तो प्राचार्य महोदय को बिल देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर आपत्ति है तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो सकती है। तो अगर आरटीआई के तहत हमें बिल मिल जाते हैं उसके बाद भी कुछ कहा जा सकता है कि घोटाला हुआ है या नहीं है। और एक चीज़ ये है कि हमारे जो शासन पदाधिकारी अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कल इन लोगों के पास प्राचार्य महोदय के हस्बैंड जो कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है हिंदी विभाग। देहरादून में अतिक्रमण की एक बड़ी समस्या बीते कई साल में सामने आई है। इस समस्या के निस्तारण के लिए विभागीय स्तर पर लगातार काम भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अतिक्रमण की समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम बात करें राजधानी देहरादून की व्यस्ततम चौराहे, व्यस्ततम मार्गों और फुटपाथों पर अतिक्रमण किया गया है, जिसका संज्ञान निगम को लिया जाना चाहिए। अब पुलिस विभाग ने दोबारा अतिक्रमण मुक्त अभियान शुरू किया है, जिसकी जानकारी खुद एसएसपी अजय कुमार ने दी है और बताया कि शहर के ऐसे फुटपाथ या ऐसी जगह जहां पर इस तरह के अतिक्रमण किए जा रहे हैं वहां पर विभाग ने एक्शन लिया। शहर जब डेवलप होता है तो अतिक्रमण एक उसकी बहुत बड़ी समस्या होती है, और जिस तरह से देहरादून में देखा गया कि अस्थायी अतिक्रमण बहुत सारे व्यापारी जो छोटे छोटे उनके द्वारा भी किया जाता है, और साथ ही साथ सबसे बड़े जो देखा गया दिक्कत वो जो फल ठेली वाले होते हैं, जो करीब 5000 से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पता चला है कि रजिस्टर्ड भी है। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं रेगुलेट करना मुश्किल होता है। ये जॉइंट एक्साइज में मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो पुलिस एक्ट में जो प्राविधान है जुर्माने के, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक इसको टीम द्वारा जब्त ना किया जाए या ऐसे लोग के लाइसेंस ना निरस्त किया, तब तक मुझे लगता है कि इफेक्टिव कंट्रोल नहीं आएगा। इसीलिए जॉइंट टीम बनाई गई नगर निगम प्रशासन पुलिस की, कि वो जॉइंट टीम में उसकी जब्ती भी करे, ऐसी ठेलियों की पड़ जो लग रहे हैं उनके सामान को जब्त करे, उनका हैवी जुर्माना लगे, तभी मुझे लगता है कि इसको अच्छे से और कंट्रोल किया जा सकेगा।
रामनगर में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण ने लगातार निर्माण को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है और खासा आक्रोश देखने को भी मिल रहा है, जिसको लेकर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट को लोगों ने ज्ञापन सौंपा और नोटिस निरस्त करने की मांग की है। जिसके बाद दीवान सिंह बिष्ट ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्दी ही इस मामले में उच्च अधिकारियों से वार्ता कर नोटिस को निरस्त करेंगे। नोटिस दिए गए हैं, प्रधान जी के द्वारा जानकारी मिली थी मुझे, और मैं सोचता हूँ कि प्राधिकरण जो नोटिस दे रहा है वो कोई राजस्व इसके लिए तो नहीं देता है, रजिस्ट्री के लिए, वो केवल नक्शे के जो हैं उनके लिए दिया होगा। लेकिन प्राधिकरण के जिस प्रकार से नक्शे पास कराता है, 2021 से पहले ग्राम प्रधानों को ये अधिकार दिए गए थे। ऐसे बहुत से परिवार हैं राजगांव में जो उस समय ग्राम प्रधानों द्वारा दिए गए होंगे, कुछ बीच में उसके बाद हो सकता है कुछ बने हैं। तो प्राधिकरण ने जो नोटिस दिए उसके बारे में बातचीत हुई है और अभी करेंगे। ग्राम पूछड़ी में लगभग 150 लोगों को जो है कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन लोगों को भी नोटिस जारी करे गए हैं जिनके छप्पर हैं, रजिस्ट्री की जमीन पर रहते हैं। जिन लोगों के पक्के मकान नक्शा पास हुए हुए हैं ग्राम प्रधान के 15 मार्च 2021 से पहले, उन लोगों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। विधायक जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि शासन स्तर पर जो है इसमें बातचीत करी जाएगी और जो नोटिस आए हैं इनको जो है आगे जो है निरस्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर रुड़की के मंगलौर से सामने आ रही है, जहां एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर यह हत्या की गई। बकरीद के मौके पर घर युवक आया था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। आरोपी खुद थाने पहुंचा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां बकरीद के मौके पर ये बड़ी वारदात सामने आई। बकरीद के मौके पर एक युवक घर आया था जिसकी हत्या कर दी गई। हत्याकार आरोपी खुद ही थाने पहुंचा सरेंडर करने के लिए। तो रुड़की के मंगलौर से खबर आई, जहां युवक की गला रेत कर हत्या का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर यह हत्या की गई। ये बड़ी अपडेट और ये उस वक्त की वीडियो भी जिस वक्त देखिए जो मृतक युवक है उसे ले जाया जा रहा है। हालांकि इस तरह की घटना होने के बाद परिवार में कोहराम भी मचा और ये पुरानी रंजिश को लेकर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बकरीद के मौके पर फिलहाल युवक घर आया था और उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की देखिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिस युवक ने हत्या की थी, जो हत्यारा था, वो खुद ही पुलिस थाने पहुंचा और उसने सरेंडर कर दिया। तो ये युवक बकरीद के मौके पर अपने आवास पर पहुंचा था, जहां एक युवक ने उसकी हत्या कर दी। गला रेत कर यह हत्या का पूरा मामला बताया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें भी गांव की, घर की, जहां पर एम्बुलेंस में उस युवक को ले जाया जा रहा है। हालांकि युवक की मौत हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है इस पर और क्या पूरा मामला है, क्यों ये हत्या की गई? जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला है जो रुड़की के मंगलौर पठान पूरा मोहल्ले का है, जहां पर जो है बकरीद के दिन जो है नमाज के बाद जो है ये शख्स जो है अपने घर पे पहुंचा था। पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। जो आरोपी है उसने जो है इसकी गला रेत कर जो है हत्या करने के बाद जो है वो खुद थाने पहुंच गया और जाके पुलिस को उसने पूरी सूचना दी घटनाक्रम की। उसके बाद पुलिस जो है आनंद फानन में जो है मौके पर पहुंचकर जो है सबको कब्जे में लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे वहां पर मौजूद थे, उनका काफी देर तक के हंगामा चलता रहा और पुलिस के समझाने के बाद राम देखिए क्या जब वो व्यक्ति वहां थाने पहुंचा, क्या कुछ उसने बताया कि किस वजह से उसने हत्या की? पुरानी रंजिश थी, क्या ये पूरा मामला था? बिल्कुल, देखिए पुरानी रंजिश जो है काफी समय से जो है दोनों के बीच में चली आ रही थी, जिसको लेकर जो है ये घटना को जो है पूरी तरीके से अंजाम दिया गया है। पूरे इस घटनाक्रम से जो कि ईद के मौके पर इस घटना से जो है कहीं ना कहीं पूरे इलाके के अंदर जो है सनसनी फैली हुई है। पुलिस जो है फिलहाल सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की जो है पुलिस की गिरफ्त में है और जांच जो है पुलिस जो है कर रही है और आरोपी से भी जो है
लगातार पूछताछ करने में पुलिस लगी हुई है। बिल्कुल राव, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर टिहरी से है, जहां तपोवन हिल होटल में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि होटल की 6ठी मंजिल पर यह आग लगी। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद रही। तपोवन हिल होटल को फिलहाल खाली कराया गया। तो ये बड़ी अपडेट, और वहां से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये वहां पर हादसा हुआ। आग लगने की देखिए तस्वीरें भी हैं, जहां पर पूरी मंजिल में धुआं ही नजर आ रहा है। तो 6ठी मंजिल में आपको बता दें कि ये होटल की 6वीं मंजिल है जहां पर आग लगी, और आग लगने के बाद इस वक्त मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि पूरे होटल को खाली कराया गया, और तस्वीरें भी उस वक्त की जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची थी और आग बुझाने की लगातार कोशिश भी कर रही थी। हालांकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन धुएं और जो बची हुई आग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर आग लगी। आगे बढ़ते हैं, ट्रॉली मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए इस बार एक खास प्रस्ताव बनाकर तैयार किया गया है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग के एचओडी राजेश कुमार ने कहा कि पहाड़ों में बारिश के समय कई बार पुल टूट जाते हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर पाते, जिसके लिए टेम्परेरी व्यवस्था में ट्रॉली लगाई जाती है, लेकिन उसमें स्थानीय लोगों को कई तरह की असुविधा का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए पीडब्ल्यूडी ने पिछले साल ये कोशिश की थी कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली हैं उनको हटाकर कोई दूसरा इंतजाम किया जाए। इसी क्रम में 30 स्थानों पर ऐसी ट्रॉलियां चिन्हित की गई हैं, जो अधिकतर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में हैं, जिनके स्थान पर जल्द ही पुल का निर्माण कर लिया जाएगा। 30 ट्रॉली हमने चिन्हित करी थी, जहां पर ट्रॉलीज की जगह पर हमको अपने ये सस्पेंशन ब्रिजेस बनाए जाने हैं। तो उस पर हमारे प्रथम चरण के कार्य सैंक्शन हो गए हैं, उनकी डीपीआर इत्यादि का कार्य चल रहा है, और उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे जल्दी हमारी जितनी डीपीआर आएंगी वो डीपीआर स्वीकृत होने के बाद उसमें कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा निश्चित रूप से। क्योंकि देखिए ट्रॉली अभी बड़ा एक पुराना वो चीज़ें हैं कि जब ट्रॉली में चलते थे तो अब सेफ भी नहीं है, कई मामले कभी कभी वो सेफ भी नहीं रहता है। तो सेफ मूवमेंट के लिए ये जरूरी कि हम लोग ट्रॉलीज के स्थान पर ये अपने सस्पेंशन ब्रिजेस या जो भी पैदल मार्ग मतलब उसका निर्माण किया जाए। कब तक उम्मीद करें, ऐसा लगा कि ये कंप्लीट? ये फेज वाइज होगा। ये अभी तो जैसे डीपीआर हो आई हैं उस पर काम चलेगा, सैंक्शन होगा, तो उम्मीद करते हैं कि अगले 2 सालों में ये सारे हमारे रिप्लेस हो जाएंगे। देहरादून में भारत सरकार के संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग की ओर से उत्तर भारत के 7 राज्यों की क्षेत्रीय राजस्व समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक डिजिटल संचार आयोग के वित्त सदस्य मनीष सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। वहीं बैठक में दूरसंचार सेवाओं से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई और अधिकारियों ने विभागीय राजस्व की जानकारी साझा की। बैठक के दौरान वर्ष 2024 और 25 की पहली तिमाही में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा कुल 3,03,207 करोड़ के समायोजित सकल राजस्व यानी कि एजीआर की रिपोर्ट दी गई। इसके साथ ही सरकार को 25,960 करोड़ की राशि स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में और 4,270 करोड़ लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त हुई। मेनली हम यहाँ पे है नॉर्थ जोन के जो सारे सर्कल्स हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, ये सारे सर्कल्स रेवेन्यू अर्निंग है, बहुत हाई रेवेन्यू टेलीकॉम ऑपरेटर्स के थ्रू आता है। और पिछले कुछ सालों में 2021 के रिफॉर्म्स के बाद बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है टेलीकॉम सेक्टर में, और जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है 21 से, और अब वो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास नेशनल लेवल पे पहुंच रही है। उसमें जो खामियां हैं, जो कमी है, किस मेथड से हम उसको बेहतर बना सकें, ऑल्सो दैट हमारे ऑपरेटर्स को कितना हम ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए हेल्प कर सकें, ये सारे मैटर्स आज रिव्यू हो रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।